Hello everyone, welcome to the Academic Hub. This is Shivam, and here we are with the third part of chapter number first. It's political science. It's your book number 1, Indian Constitution at Work. तो इस वीडियो में मोड ऑफ प्रमलगेशन से शुरू करेंगे। तो मोड ऑफ प्रमलगेशन इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनने के बाद अस्तित्व में आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉलो होने लगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने क्राफ्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने बनाया। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके पास कितनी अथॉरिटी है, कितने अधिकार हैं। तो आप कुछ कंट्रीज़ की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नाम मात्र हैं, कुछ कंट्रीज़ में आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक रिटन सेट ऑफ बुक्स हैं, मतलब वो सिर्फ पेपर पे लिखे हुए हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब आप देखें कि या तो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसके मिलिट्री लीडर्स ने बनाया हो, या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिकल या फिर सोशल लीडर्स ने बनाया हो जो कि पब्लिक के बीच में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो मास ऑफ द पीपल को अपने साथ गैदर कर सके, अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर सके। तो आज हम बात करें विश्व के सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों के नाम शुमार हैं। तो इन देशों में एक बड़ी चीज़ क्या रही है, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द नेशनल मूवमेंट्स बनाया गया है, यानी नेशनल मूवमेंट्स के बाद बनाया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या रही है कि नेशनल मूवमेंट के बाद जब देशों में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो वहाँ खुद ब खुद सेंस ऑफ कलेक्टिविटी लोगों के बीच डेवलप हो गई, यानी अब वो देश के अपने लोगों को अपना भाई, अपने मतलब ब्रदरहुड डेवलप हो गई लोगों के बीच में। तो नेशनल मूवमेंट्स एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कि आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा सफल क्यों है। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें मोर स्पेसिफिक होके, तो आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो आपका दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में बनाया गया। यानी आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस पहले ही चालू हो गया था, बिफोर द नेशनल मूवमेंट वॉज ओवर, यानी आज़ादी मिलने से पहले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस चालू हो गया था भारत में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही लॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बाद बनाया गया। तो उसके पास एक रिमार्केबल फीचर है कि वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, इंडिया एक इतना डाइवर्स कंट्री है, इतने डाइवर्स कंट्री को वो सोशली और पॉलिटिकली टुगेदर होल्ड करता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल क्यों है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेजिटिमेट क्यों है। इसका कारण था कि ये उन पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स द्वारा बनाया गया था जो कि पहले से ही लोगों के दिलों में बसे हुए थे, जो कि पहले से ही फेमस थे, जिन्होंने पहले से ही लोग रेस्पेक्ट करते थे। आप बात करें जवाहरलाल नेहरू जी, BR अम्बेडकर जी और भी बहुत सारे ऐसे ही लीडर थे। तो इन लीडर्स के पास कैपेसिटी थी कि वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, डिफरेंट पॉपुलेशन को अपने साथ इकट्ठा करके अपने साथ चला सकें, और ये लोगों को कन्विंस कर पाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम सब के हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए, ना कि ये कोई जरिया है उनकी खुद की पावर बढ़ाने के लिए। उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलाया कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनेगा, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो देश हित में होगा, वो नेशन हित में होगा, वो सारी माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबके लिए इक्वल राइट्स लाएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो आप देखोगे कि कुछ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को एक फुल फ्लैज रेफरेंडम के लिए डाला गया, यानी वहाँ पे उन कंट्रीज़ के लोगों के पास, सबके पास वोटिंग अधिकार था कि वो वोट करके तय करें कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करते हैं कि अस्वीकार करते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज तक रेफरेंडम के लिए नहीं डाला गया है, किसी भी रेफरेंडम के लिए। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी लोगों के दिल में उतनी जगह बना के रखा है आज। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ में उनके कॉन्स्टिट्यूशन को एक रेफरेंडम के लिए डाला गया, जहाँ पे पब्लिक को वोट डाल के डिसाइड करना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज तक किसी रेफरेंडम में नहीं डाला गया, क्योंकि ये आज भी इसे लोगों के दिलों में काफ़ी सम्मान है इसके प्रति, और ये आज भी एनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी है इसके पास, क्योंकि ये उन ग्रेट लीडर्स द्वारा बनाया गया था जिनकी छाप आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आज तक वो कभी रेफरेंडम के लिए नहीं डाला गया है, फिर भी लोग उसे अडॉप्ट करते हैं, उसे अपना समझ के अडॉप्ट करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि
किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं, ये चीज़ डिटरमाइन करती है अथॉरिटी ऑफ द पीपल जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो अगर लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, जो आपके मेंबर्स, अगर वो पब्लिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पब्लिक के बीच में उनका खासा सपोर्ट है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लंबा जाएगा। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री लीडर्स या फिर अनपॉपुलर लीडर्स द्वारा बनाया गया है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेक्शन। चलिए, तो नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले ये राइट साइड में जो ब्लू बॉक्स दे रखा है, डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल, एक बार इसे देख लेते हैं। ये बड़ा ही टेढ़ा एग्जाम्पल है। तो आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इतना इजी और स्मूथ काम नहीं है। आप नेपाल का एग्जांपल देखोगे तो नेपाल में आपको कॉम्प्लेक्सिटी का पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कितना बड़ा काम है। तो 1948 के बाद से ही नेपाल में 5 नए कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए थे, जो कि 1948, 51, 59, 62 एंड 1990 में लागू किए गए थे। बट ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो किंग द्वारा ग्रांट करे गए थे, यानी ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन किंग ऑफ नेपाल द्वारा ग्रांट करे गए थे। और 1990 के कॉन्स्टिट्यूशन ने नेपाल में एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद फाइनल पावर्स जो थी वो किंग के हाथ में ही रेस्ट करती थी। तो बहुत सालों तक नेपाल के लोगों ने बहुत सारे विद्रोह किए अपनी गवर्नमेंट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। तो उनका जो मेन इशू था वो किंग से ही था। उनका मेन इशू क्या था, जो रोल किंग का था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वे चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो किंग का कोई रोल ना रहे। कुछ ग्रुप्स तो ये तक चाहते थे कि नेपाल में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए और मोनार्की को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया जाए। लेकिन कुछ दूसरे गुट के भी लोग थे, वे बिलीव करते थे कि किंग की पावर को लिमिटेड कर दिया जाए, किंग की सारी पावर्स को लिमिटेड कर दिया जाए और आपको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लेकिन किंग को अबॉलिश नहीं करना जाना चाहिए। और किंग की बात करें तो भाई राजा था, वो तो अपनी पावर गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। इतने सारे मूवमेंट हो रहे थे तो राजा ने जिद में आके अक्टूबर 2002 में सारी पावर्स को स्नैच कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उसकी सारी पावर्स उसके हाथ में थी। ज़्यादातर अब नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक प्रॉपरली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करती थी, जिसमें द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट जिन्हें कहा जाता है, वो फ्रंट फुट पे थे इस स्ट्रगल के लिए। फिर फाइनली अंडर प्रेशर आके किंग को ये सारी शर्तें माननी पड़ी और किंग ने गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज की बात मान के। तो इस न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने क्या किया, किंग से उसकी सारी पावर्स स्नैच कर ली और 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन की तरह इमर्ज किया और वहाँ से मोनार्की एबॉलिश हुई और फाइनली 2015 में वहाँ फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है। तो ये थी कहानी पूरी नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि द बेसिक प्रोवाइडिंग्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एटलीस्ट क्या प्रोवाइड करता है। तो अगर एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन सारे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को कुछ ना कुछ कारण देता है टू गो अलोंग विद इट। चलिए नेक्स्ट पेज। यस, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी को ये अधिकार देता है कि वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर सकते हैं, वो माइनॉरिटीज़ को सता सकते हैं, तो माइनॉरिटी लोगों के पास कोई रीज़न नहीं बचेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का, है ना। और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमेटिकली कुछ समय पे कुछ ग्रुप्स को या फिर किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ज़्यादा प्रिविलेज करता है ओवर अदर ग्रुप्स। अगर आप बात करें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन किसी जॉब के लिए किसी रिलीजियस ग्रुप को या किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो दूसरे ग्रुप वालों के पास दे विल हैव सम एलिगेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका फेथ नहीं रहेगा, दे विल हैव नो रीजन टू गो अलॉन्ग विद दैट कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर कोई ग्रुप ऑफ द सोसाइटी ये फील करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को दबाया जा रहा है, तो उनके पास भी कोई कारण नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट जस्टिस नहीं प्रोवाइड करता।
लेकिन उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वेंस करना पड़ेगा कि एटलीस्ट दे आर प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर बेसिक जस्टिस, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि वो कम से कम बेसिक जस्टिस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर एब्सोल्यूट या फिर परफेक्ट जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो भी परफेक्टली जस्टिफाइड नहीं है, उनमें भी कुछ लूप होल्स होते हैं जिन्हें अमेंडमेंट्स के थ्रू पूरा किया जाता है। लेकिन उस समय के हिसाब से दे वर प्रोवाइडिंग द बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस, इसीलिए आज तक वो सक्सेसफुल है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों की फ्रीडम को, इक्वालिटी को, कल्चर्स को ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है, उन्हें ज़्यादा प्रिजर्व करता है, तो उसकी उतनी ही ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आपसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को क्या रीज़न देता है कि लोग उसे फॉलो करते हैं, तो शायद अभी आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आफ्टर स्टडिंग दिस बुक यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अफर्मेटिव फॉर्म। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन के साथ। ये आपका पेज नंबर 13 नेक्स्ट वीडियो से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोज़। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।